तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज हमारे नए एपिसोड में जिसका नाम है दुनिया जहान। तो आज दुनिया जहान के हमारे एपिसोड में हम बात करेंगे ग्लोबल साउथ की जंग इंडिया और चाइना के मध्य। तो क्या है पूरा मसला जानेंगे इस वीडियो में। आगे बने रहिए इस वीडियो में और पूरा देखिएगा इस वीडियो को, उसमें आपको पूरा समझ में आएगा ग्लोबल साउथ की जंग इंडिया और चाइना के मध्य किस तरीके से हो रही है इस वक्त। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस समय भारत में G20 की समिट चल रही है। उसी G20 की समिट में दक्षिण अफ्रीका का G20 में समिट होना की बात चल रही है। तो जिस हवाले से साउथ अफ्रीका यूनियन यानी कि जो AE साउथ अफ्रीकन यूनियन, तो आप द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को भी देख सकते हैं। आगे द हिल्स की खबर इस हवाले से G20 की समिट में साउथ अफ्रीका के ज्वाइन होने की, मेंबरशिप प्राप्त करने की अफ्रीकन यूनियन की खबर इस समय सुर्खियों में है। तो अब ये एशियन की खबर पढ़ सकते हैं। चाइना एंड इंडिया बैटल फॉर लीडरशिप फॉर ग्लोबल साउथ। अब ये ग्लोबल साउथ क्या है इसके भी पूरी जानकारी आपको अभी देते हैं। ये बिजनेस स्टैंडर्ड की भी खबर आप पढ़ लीजिए। चाइना एंड इंडिया डू मोर देन यू थिंक टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के लिए दोनों देश किस तरीके से लड़ रहे हैं, इसकी आपको आगे जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। अब दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट देखिए, जिसमें भारत के प्रस्ताव पर सभी प्रमुख देश G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने पर राजी हो गए हैं। इसी के साथ G20 में अफ्रीकन यूनियन के आने से मजबूत होगी भारत की लीडरशिप। क्या कारण है कि भारत की लीडरशिप मजबूत होगी, इसी वीडियो में आपको आगे बताते रहेंगे। बने रहिए इसी वीडियो में। आगे देखिए, अफ्रीकन संघ को G20 में शामिल करने की भारत की मंशा का चीन ने किया समर्थन। चीन ने समर्थन तो किया है दोस्तों, लेकिन उसने इस बात का विरोध किया है चीन ने कि इसमें जो श्रेय था वो चाइना को मिलना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो सुझाव था वो अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का वो चाइना ने दिया था, ऐसा चाइना का कहना है। यहाँ पर आप मिंट मीडिया की खबर भी देख सकते हैं। G20 समिट अफ्रीकन यूनियन प्रेसिडेंट अजाली असाउमानी अराइव्स इन न्यू दिल्ली, यानी कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की पुख्ता जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स और इंडियन एक्सप्रेस से निकल के आती है, जहां पर इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपती है अफ्रीकन यूनियन इन G20 हाउ इंडिया सक्सेसफुली पुश्ड engagement with the nations of the continents and amplified voice of global south। द हिंदुस्तान में खबर छपती है अफ्रीकन यूनियन इज नाउ अ G20 परमानेंट मेंबर अनाउंस PM मोदी एट सबमिट। इसके बाद द हिंदू में भी खबर छपती है अफ्रीकन यूनियन टू ज्वाइन G20 एज सेप्रेस रीच अ डील, यानी कि इसकी डील हो गई, एक अलग तरीके से इसकी डील होना अभी बाकी है और इसकी अनाउंसमेंट G20 के समिट में हो जाएगी कभी भी किसी भी वक्त। BBC न्यूज़ की भी आप खबर देख लीजिए, G20 में अफ्रीकन यूनियन शामिल, भारत और चीन के बीच नई होड़ की कहानी। अब ये नई होड़ की कहानी क्या है, उस पर यो साउथ ग्लोबल है उसकी लड़ाई उसके नेता बनने की और उसकी लीडरशिप करने की, क्या होड़ चाइना और भारत के बीच में हो रही है, इसकी कहानी क्या है आगे आपको मिलती रहेगी इसी वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। आगे आप एक और खबर देखिए, G20 एज द अफ्रीकन यूनियन एज अ मेंबर इन अ पुश टू गिव अ ग्रेटर वॉइस टू डेवलपिंग नेशंस। इसके होने से G20 में अफ्रीकन यूनियन के आने से
भारत की लीडरशिप ग्लोबल साउथ में मजबूत होगी, ये निश्चित है। और भारत की ग्लोबल साउथ ग्लोबल में भारत के मजबूत होने से पश्चिम देश भी बहुत खुश हैं और इससे नाराज होने वाला है चाइना और रसिया। रसिया शायद नाराज ना भी हो, क्योंकि वो भारत का मित्र है इस समय, क्योंकि इस समय पश्चिमी देशों का एक समूह अपने लेवल पे काम करता है। जैसे कि आपको पता है कि इस समय 9 और 10 दिसंबर को चल रही है भारत में G20 की समिट। इसी बीच दुनिया से पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े राजनेता हैं वो भारत आए हुए हैं, मतलब ठीक। तो भारत के साउथ ग्लोबल की लीडरशिप से नाराज होगा चाइना, और चाइना हमेशा से भारत से उसकी कन्फ्लिक्ट रहा है। और आपको पता है कि 1962 के युद्ध से ही अक्साई चीन वाला क्षेत्र चाइना के पास है भारत का। जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, इस समय आपके सामने मैप है, यहाँ से आप देख सकते हैं अक्साई चीन वाला क्षेत्र गलवान वैली, ठीक। यहाँ से ये गलवान वैली वाला हादसा हुआ था 2019 में, आप सबको पता होगा। ये जो चाइना की आर्मी और इंडियन आर्मी के बीच में गलवान घाटी में एक कन्फ्लिक्ट हुआ था। और उधर पूर्वी साइड में जो तिब्बत वाला क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश वाला, वहाँ पर भी भारत और चीन के बीच में हमेशा कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। आगे की खबर है जो दोस्तों, वो है इंडिया लीडिंग द ग्लोबल साउथ। अभी ग्लोबल साउथ क्या है, इस नाम से आप शायद परिचित ना हो। आपको आगे इस वीडियो में वो भी मिलेगा कि ग्लोबल साउथ क्या है। तो चलिए जानते हैं ग्लोबल साउथ है क्या। तो ग्लोबल साउथ के बारे में जानते हैं हम। तो ग्लोबल साउथ है पूरी दुनिया में यूरोप को छोड़ के और नॉर्थ अमेरिका और कनाडा को छोड़ के, ग्रीनलैंड को भी उसमें छोड़ देते हैं। इसके अलावा चाइना और रसिया और जापान इसमें इंक्लूड है। इन सबको, बाकी सबको मिला के जितने भी देश हैं, लैटिन अमेरिका यानी कि जो साउथ अमेरिका का हिस्सा है, साउथ अफ्रीका, ये पूरा ही जो है साउथ ग्लोब का हिस्सा है। और इसके अलावा इसमें ग्लोबल साउथ में ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है उसको भी वंचित हैं इससे, ग्लोबल साउथ से। यानी कि कुल मिला के साउथ एशिया, यानी कि जो पाकिस्तान आता है, जिसमें बांग्लादेश आता है, उसमें श्रीलंका आता है, अफगानिस्तान भी उसी में ही आता है। उसके अलावा मिडिल एशिया आता है, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका, ये पूरा जो क्षेत्र है। और इसमें साउथ अमेरिका है, लैटिन अमेरिका वाला जो क्षेत्र, कैरेबियन वाला, वो भी इसमें आता है ग्लोबल साउथ में। तो आप समझ गए होंगे कि ये ग्लोबल साउथ क्या होता है। एक लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से अगर देख जाए, लाइन ऑफ कंट्रोल तो उस भारत पाकिस्तान को बोलते हैं। तो आप एक लाइन के जरिए से रेखा के द्वारा समझ सकेंगे कि ये देख सकते हैं आप जिस तरीके से द रिच नॉर्थ, यानी कि ऊपर वाला क्षेत्र रिच कंट्रीज का है। जैसे कि आप देखेंगे तो ऊपर फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, ये सब कुछ, कनाडा, अमेरिका, इसमें बड़ा क्षेत्र है रसिया का, जापान, ये सब जो है रिच पीपल के लोगों में, रिच कंट्रीज के उसमें भूभाग में आते हैं, अपना आपको ये रिच कंट्रीज मानते हैं। द पुअर साउथ, यानी कि साउथ को पुअर माना गया है इन लोगों के द्वारा। इसमें इन्होंने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स को अलग कर दिया है। ये देख सकते हैं आप नीचे यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट्स को अलग छोड़ गया है, क्योंकि वो भी एक पावरफुल कंट्री के रूप में आता है, इसलिए उसको ग्लोबल साउथ में इंक्लूड नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। इस तरीके से इसको ज़्यादा पुख्ता तरीके से मालूम पड़ेगा कि है क्या मसला। इसमें आप जैसे कि देख रहे होंगे कि साउथ अमेरिका, अफ्रीका और जो
दक्षिण वाला एशिया है वो, यानी कि साउथ एशिया, इसको अलग अपन अलग कॉन्टिनेंट्स भी मान लेते हैं अगर, तो भी ये एक अलग भूभाग बन जाता है। तो इस तरीके से आप समझते हैं कि ग्लोबल साउथ क्या है। इस तरीके से आप एक डिवाइड कर सकते हैं ग्लोबल साउथ को और साउथ ग्लोब को। चूंकि आप देख सकते हैं अभी G20 भारत में चल रहा है, तो दुनिया के जितने भी राजनेता है बड़े, वो भारत आए हुए हैं 7 सितंबर से लगभग वो भारत में आए हुए हैं और 10 दिसंबर तक भारत में ही, सितंबर तक भारत में ही रुकेंगे। तो आपको पता है कि रसिया और जो शी जिनपिंग है चाइना के राष्ट्रपति, वो भारत नहीं आए हैं। इस वजह से वो किस वजह से भारत नहीं आए हैं, क्योंकि वो भारत नहीं आके ज़्यादा फायदे में है कौन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। अब वो कैसे हैं, क्योंकि जो साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स है, यानी कि जो उनका यूनियन है एक साउथ अफ्रीकन यूनियन, उसका G20 में शामिल होने की खबरें पहले से ही उठ रही थी। और भारत चाहता भी था कि ग्लोबल साउथ का अगर नेता बनना है, प्रबल उनको लीडर बनना है अगर ग्लोबल साउथ का, तो उसको अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करवाने से अगर वो एक वर्चस्व में और इसकी श्रेय में आ जाएगा। भारत के साउथ ग्लोबल के नेता बनने से मिर्ची लगी चाइना को। शी जिनपिंग वहाँ के राष्ट्रपति है चाइना के, वो G20 में शामिल होने के लिए इंडिया नहीं आ पाए, और नहीं आने का कारण बता दिया उन्होंने, कुछ भी कारण उन्होंने बता चुके हैं वो। इस वजह से वो G20 समिट में शामिल होने के लिए भारत नहीं आए, क्योंकि चीन भी चाहता है कि वो ग्लोबल साउथ का लीडर बने, क्योंकि चीन पूरे वर्ल्ड में एक लीडरशिप क्वालिटी के रूप में अपने आप को देखना चाहता है। चूँकि पश्चिमी देश और यूरोप उसका समर्थन नहीं करते हैं उस बात का कि वो एक रिचेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, क्योंकि चाइना और इस समय जो विश्व के प्रभुत्व में है वो है अमेरिका वाला देश, या आप कह सकते हैं नाटो देश। नाटो के कुछ 4-5 या 5-6 देश पर जो प्रबल हैं, जिनमें फ्रांस आता है, जर्मनी आता है, ये इतने देश जो है प्रभुत्व को अपनों को दिखाते हैं। और उसमें कनाडा भी एक देश है अमेरिका के साथ। अमेरिका एक अलग है, अमेरिका सुपर पावर है पूरे वर्ल्ड का। चूंकि अब लगभग तय है कि भारत की ऑर्गेनाइजेशन में अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल किया जा सकता है, लगभग ये तय है, या तो 9 तारीख को इसकी घोषणा हो जाएगी, या फिर 10 तारीखें जब अंतिम पड़ाव पर होगी G20 की समिट, उस समय अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की फाइनल जो डिक्लेरेशन है वो आ जाएगी 10 तारीख के लास्ट में। चूँकि अफ्रीकन कंट्रीज़ का 55 देशों का समूह है दोस्तों पूरा अफ्रीकन यूनियन, तो चूँकि उसके अब G20 में शामिल होते ही जिसके प्रभुत्व से वो देश 55 देश एक साथ G20 में शामिल होंगे, तो उसका प्रभुत्व निश्चित है कि उसका प्रभुत्व ग्लोबल साउथ में रहेगा। ग्लोबल साउथ आपको समझा दिया वीडियो के पिछले भाग में। चूँकि इंडिया के लीडरशिप में ग्लोबल साउथ आने वाला है और इसका समर्थन नेपाल ने भी भारत का किया है। जापान ने भारत का सहयोग किया है। यहाँ तक कि चाइना के साथ रशिया भी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का श्रेय लेना चाहता है, क्योंकि रशिया भी एक उभरते हुए सितारे के रूप में ग्लोबल साउथ में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, अपना वर्चस्व दिखाना चाहता है। यहाँ तक कि रशिया मीडिया में भी इस बात की
जो वहाँ के सिरप्पा हैं सर्गेई रोरू, वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई रोरू हैं वहाँ के, जो सिरप्पा कहे जाते हैं। सिरप्पा किसे कहते हैं ये भी आपको बता दें। सिरप्पा उसे कहते हैं जो किसी भी दूसरी कंट्री में अपने देश का प्रभुत्व यानी कि अपने देश का नेतृत्व करता है G20 के सम्मेलन में। तो वहाँ के जो भारत आ रहे हैं विदेश मंत्री वो हैं सर्गेई रोरू। आप उन्हें जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो नाम सुन लीजिए और उनका फ़ोटो आप गूगल पे जाके सर्च कर लीजिएगा, ठीक। चूँकि अब अगला सवाल है कि ग्लोबल साउथ क्या है, तो ये आपको वीडियो के पिछले भाग में बता दिया गया है। G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करना एक बड़ा मुकाबला दर्शाता है और इस मुकाबले में भारत की लगभग जीत होती हुई दिख रही है। इंडिया और चाइना के मध्य इस मुकाबले को बड़ा बनाने का अर्थ एक और निकलता है कि भारत और चीन की विदेश नीतियों में हमेशा अंतर रहा है। भारत की विदेश नीति समावेशी रही है, वहीं चीन की विदेश नीति छोटे बड़े भाव का और गुटनिरपेक्षता का भाव भारत की नीति का सबूत है। क्योंकि आज चाइना को लग रहा है कि वो ग्लोबल साउथ में विकासशील और कम विकासशील यानी कि डेवलपमेंट और डेवलपिंग कंट्रीज़ के देशों का नेतृत्व कर सकता है। ऐसे में उसके सामने भारत जैसा एक बड़ा प्रतिद्वंदी उसके सामने उसको उभरता हुआ नजर आ रहा है। यही कारण है कि वह ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करने के लिए अपनी कूटनीतिक नीतियों का सहारा ले रहा है। जैसा कि आपने यूक्रेन और रशिया युद्ध में भी देखा, भारत की गुटनिरपेक्ष भारत की नीति का सबूत हमेशा से बना रहा है। भारत ने गुटनिरपेक्ष नीति ही रशिया और यूक्रेन के युद्ध में अपनाई थी, जिस वजह से वो ना तो इस तरफ बोला है और ना ही उस तरफ बोला है रशिया की तरफ। चूँकि पश्चिमी देश हमेशा से ही चाहते थे कि भारत यूक्रेन का साथ दे और उसी बीच में हमारी दोस्ती पुतिन से यानी कि रशिया से हैं, इस वजह से भारत ने गुटनिरपेक्ष यानी कि हम किसी का साथ भी नहीं है ये वाला रास्ता अपनाया था। चूँकि रशिया इंडिया और चाइना तीनों चाहते हैं कि हम ग्लोबल साउथ का नेतृत्व करें यानी कि लीडरशिप करें। तो इसी में विशेषज्ञों का कहना है कि अफ्रीका में भारत चीन से पहले से ही मौजूद है, यानी कि चीन और भारत अगर इस बात की कन्फ्लिक्ट भी करते हैं कि अफ्रीका यूनियन की लीडरशिप को कौन संभाल सके, तो विशेषज्ञों का इसमें कहना है कि अफ्रीका में भारत चीन से पहले से ही मौजूद है। विशेषज्ञों का इसी बीच कहना है कि भारत वहाँ केवल निवेश और संसाधनों का दोहन के लिए नहीं है, जबकि चाइना वहाँ कारोबारी में निवेश कर रहा है। तो वहाँ के एनर्जी स्रोतों पर चाइना की नज़र है इस समय, और वो ये चाहता है कि उसको ग्लोबलाइज करने में जितने फ़ायदे अफ्रीका से लिए जा सके वो लिए जाए। ये चाइना की नीति है इस समय में। चूँकि चीन अफ्रीका में सबसे ज़्यादा निवेश कर रहा है, तो वाजिब है कि वो उसका सबसे अच्छा दोस्त है इस समय के लिए, और G20 में लाकर वो इसका श्रेय लेना चाहता है कि अफ्रीकन यूनियन को शामिल करवाया किसने? चाइना ने। यहाँ तक कि एलेरी ये भी कहते हैं कि चीन को ये श्रेय लेने का बिल्कुल भी हक नहीं है। येलेरी लोगों का ये कहना है कि भारत ने चीन से पहले अफ्रीका में अपना सॉफ्ट पावर बढ़ाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि ये भी कहना गलत होगा कि अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने का काम चाइना ने किया। ये काम वाजिब तरीके से देखा जाए तो भारत ने वहाँ पर 1950, 60 और 70 के दशक में संसाधनों में निवेश किया, लेकिन इसी बीच मौका परस्ती का रवैया अपनाया। किसने? चाइना ने बीच में। चूँकि इसी बीच चीन को पता चला कि अफ्रीका में भरपूर प्राकृतिक संसाधन है, तो उसने वहाँ पर तेज़ी से निवेश करना शुरू कर दिया।
चूँकि चाइना ने वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को लेकर वहाँ पर तेज़ी से निवेश किया था, जबकि भारत ने वहाँ हमेशा ज़मीनी तौर पर काम किया है और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को उभारने में काम किया था, और उसी के साथ ही अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझेदार के रूप में हमेशा भारत ने देखा था। इसी बीच अफ्रीकन यूनियन के 4 देश घाना, वीडियो बीच में कट चुका है दोस्तों, दोबारा से शुरुआत करते हैं। तो अफ्रीकन देश के 4 देश घाना, तंजानिया, कोंगो और नाइजीरिया जैसे देशों में भारतीय पीढ़ी से जो भारतीय लोग हैं, इन 4 देशों में घाना, तंजानिया, कोंगो और नाइजीरिया, इन 4 देशों में भारत के लोग जो भारतीय हैं वो इंडियंस है, वो पीढ़ियों से रहते आए हैं, लेकिन चीन का इनसे पुराना रिश्ता नहीं है। ये भी भारत का श्रेय लेने का एक कारण है अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने का। ये येलेरी लोग कह रहे हैं दोस्तों, ये कोई भारत के लोग या इंडियन लोग नहीं कह रहे हैं, ये भारत के समर्थन के भी लोग ये नहीं कह रहे हैं। जो लोग सबमिट होना चाहते हैं वही येलेरी लोग इस बात को कह रहे हैं। येलेरी लोग यहाँ तक कहते हैं कि अगर चीन को यह लगता है कि चीन अगर अफ्रीकन यूनियन का झंडा लेकर अपने कंधे पर चलेगा तो ग्लोबल साउथ का नेता बन सकता है। यही कारण है कि चाइना अफ्रीकन यूनियन को साथ लेने की दावेदारी जता रहा है G20 में शामिल होने की, जबकि G20 में समिट होने के लिए वो खुद शी जिनपिंग यहाँ पर आए नहीं है कूटनीतियों के कारण से, और वो पीछे से इसी बात को बढ़ावा दे रहे हैं G20 में शामिल नहीं होकर भारत में। इसी बीच भारत का साथ दिया है ग्लोबल साउथ में भारत की दावेदारी को मजबूत करने के लिए जापान ने पश्चिमी देशों, यानी कि पश्चिमी देशों में आप समझ ही गए होंगे अगर आप काफ़ी थोड़े बहुत टाइम से अगर सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करोगे। पश्चिमी देशों का मतलब होता है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, फ्रांस, जर्मनी ऐसे देश जो के लिए इन जो पूरे विश्व का प्रभुत्व करते हैं, यानी कि जो G7 के मेंबर है। बेसिकली ये मान लीजिए आप G7 के कुछ मेंबरों में से आप इस चीज़ को मान सकते हैं। जापान को लगता है कि उसके लिए पश्चिमी देशों को ग्लोबल साउथ के देशों से जोड़ने में चीन की जगह भारत ज़्यादा कारगर साबित होगा, ये लगता है जापान को। चूँकि जापान भी उसी कड़ी में लगभग शामिल है पश्चिमी देशों की कड़ी में। भारत के प्रति जापान का समर्थन इससे जाहिर हो जाता है दोस्तों। जापान में इस 2022 में G7 की बैठक थी। उसी बीच जापान के PM फूमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर हिरोशिमा बुलाया था, जहां पर लिटिल बम जो परमाणु बम था वो अमेरिका के द्वारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में गिराया गया था। वहाँ पर हिरोशिमा में इसकी G7 की बैठक थी 2022 में। उसमें वहाँ के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खास तौर पर वहाँ पर बुलाया था, जबकि G7 का मेंबर नहीं है भारत, फिर भी जापान ने भारत को बुलाया था, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री को जापान बुलाया था G7 की बैठक के समय। क्योंकि जापान भी अफ्रीका में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो भारत के साथ काम करना चाहता है। पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीका में जापान की आर्थिक मदद लगातार बढ़ती रही है। भारत की अफ्रीका में जापान से ज़्यादा पहुंच है। इस वजह से ग्लोबल साउथ का नेता, यानी कि ग्लोबल साउथ की जो लीडरशिप है वो भारत के अंडर काम करना चाहता है। कौन? जापान। क्योंकि भारत में लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र भारत में चलता है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और जापान ऐसे ही देश के साथ अफ्रीका में अपना प्रभुत्व बढ़ाना चाहता है। क्योंकि जब से साउथ चाइना सी और जो ईस्ट चाइना सी है उसमें जापान और चीन के मध्य कन्फ्लिक्ट चलते ही रहते हैं दोस्तों। इस वजह से जापान का विश्वास चाइना से उठ चुका है पूरी तरीके से, इसलिए जापान भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है और उसने यही बात पश्चिमी देशों को बताई है। इस वजह से भारत का प्रभुत्व
अब ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करने में आगे बढ़ गया है। और आपको ये कुछ दिनों में पता भी लग जाएगा दोस्तों कि जो ग्लोबल साउथ है उसका लीडरशिप कौन है। यह वो पक्की बात है कि भारत इसकी अगली लीडरशिप के रूप में उभरने वाला है या उभर चुका है अब तक। तो आपको थोड़े दिनों में ये चीज़ समझ में आ जाएगी। दोस्तों आज मेरा स्लाइड वाला जो ये सॉफ्टवेयर है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, इस वजह से शायद वीडियो भी कट रहा होगा और आज मैं इस पर पेन भी नहीं चला पाया। मेरा सिर्फ वीडियोज़ में फुटेज में आपको वॉइस ओवर दिया है, सिर्फ ये काम आज हो पाया है। तो इसके लिए माफ़ करना दोस्तों। और भी इस वीडियो को लाइक तो क्या बोलो, मतलब अच्छा कंटेंट तो अच्छा बनाया था दोस्तों। इसमें अभी वो कुछ जोड़ना था लेकिन आज ये सॉफ्टवेयर को ख़राब हो गया मेरे ख्याल से। अब अगले सॉफ्टवेयर में हमको अगली क्लासें लेनी पड़ेगी, 1-2 दिन शायद उसमें लग सकते हैं या फिर ये वाला ये सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, क्या होता है वो देखते हैं हम। बस आप चैनल को आपके हिसाब से सपोर्ट करते रहिए। और आपको क्या लगता है कि ग्लोबल साउथ में किसका प्रभुत्व रहना चाहिए? उसमें प्रभुत्व भारत को बनाना चाहिए, यानी कि लीडर किसको बनाना चाहिए? ग्लोबल साउथ का भारत को बनाना चाहिए या फिर चाइना को उसका लीडर बनाना चाहिए, या फिर दोनों को हटा के रशिया जो पुतिन है उसको लीडर बनाना चाहिए? चूँकि यूक्रेन और रशिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ है, तो निश्चित बात है कि रशिया पर तो दोनों की बातें जाएगी नहीं। चीन और अमेरिका की बनती नहीं है, दोनों सुपर पावर बनने की दौड़ में अलग निकल रहे हैं। चूँकि चाइना उसमें हमेशा मात खाता आया है अभी तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही। तो इसी बीच ग्लोबल साउथ की लीडरशिप करने के लिए बचते हैं सिर्फ 2 देश। वो कौन है? वो है जापान और इंडिया। चूँकि इंडिया का सबके साथ बराबर का है हिस्सा, चाइना के साथ हमारा कन्फ्लिक्ट है, मानते हैं इस बात को, लेकिन हम कहीं भी ब्रिक्स की समिट में गए थे वहाँ भी हंसी खुशी हम सबसे मिले थे। मोदी ने सबके हाथ मिलाकर सबका अभिवादन किया था। तो ऐसा कोई चाइना के साथ वो दुश्मनी वाला भाव है नहीं, जैसे कि भारत पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान के लोग समझते हैं। तो जापान और चाइना के बीच भी चलता है, तो चाइना बिल्कुल भी चाहेगा नहीं कि जापान को लीडरशिप दी जाए ग्लोबल साउथ की। तो बचता सिर्फ एक ही देश है, कौन? वो है इंडिया। तो इंडिया ही ग्लोबल साउथ का अब लीडर है। इस बात को पूरा विश्व मान ले, आप भी मान ले, सिविल सर्विसेज के जितने भी एस्पिरेंट है वो सब इस चीज़ को मान के चले कि ग्लोबल साउथ का नेता अब सिर्फ एक है और वो भारत, यानी कि मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। ठीक है, तो अगली वीडियो में शायद मैं G20 पे ही जो अगली क्या बातें हुई है उन सब कुछ चीज़ों को लेकर आऊँगा। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।